हेलो स्टूडेंट्स, और बीए सेकेंड ईयर इकोनॉमिक्स में आज हमारा टॉपिक है एडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डेब्ट्स, सार्वजनिक ऋणों से लाभ। इसमें सुनिए, नंबर फर्स्ट है धनोत्पत्ति में वृद्धि। सार्वजनिक ऋणों से देश की पूंजी अधिक उत्पादक हो जाती है। इससे देश के उद्योगों को प्रोत्साहन मिलता है, उत्पादन बढ़ता है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, जिससे देश के नागरिकों का जीवन स्तर ऊंचा होता है। नंबर 2 आता है आर्थिक विकास संभव। जो राष्ट्र अविकसित अथवा अल्प विकसित है, वे सार्वजनिक ऋणों द्वारा आर्थिक विकास करने में समर्थ हो जाते हैं। नंबर 3 प्राकृतिक आपदाओं का सामना। प्राकृतिक आपदाओं को दूर करने के लिए सरकार इन्हीं का सहारा लेकर उनका सामना करती है। नंबर 4 सार्वजनिक कार्य व अधिक उन्नति, आर्थिक उन्नति। सार्वजनिक ऋणों की सहायता से सार्वजनिक कार्य तथा योजनाएं जैसे जल विद्युत, सड़कें, नहरें, पुल, रेलें आदि कार्यान्वित की जा सकती हैं और देश में सामाजिक तथा आर्थिक उन्नति होती है। नंबर 5 युद्ध संचालन। वर्तमान युद्ध बहुत ही खर्चीले हो गए हैं। युद्ध संचालन ऐसे ऋणों को लेकर ही संभव हो सकता है। नंबर 6 आता है विनियोग के सुरक्षित स्रोत, यानी कि सार्वजनिक ऋण देश व विदेश के विनियोजकों को पूंजी विनियोग के लिए लाभप्रद व सुरक्षित स्रोत प्रदान करते हैं। नंबर 7 पारस्परिक सद्भावना। देश में सार्वजनिक ऋणों द्वारा ज्ञान का प्रसार होता है, साधनों का समान व समुचित वितरण होता है। इस कारण पारस्परिक सद्भावना एवं सहयोग बढ़ता है। नंबर 8 भुगतान संतुलन। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का प्रतिकूल संतुलन कभी कभी ऋण लेने के लिए पक्ष में बनाया जाता है। अब आता है डिसएडवांटेजेस ऑफ पब्लिक डेब्ट्स, सार्वजनिक ऋणों से हानियाँ। इसमें सुनिए, नंबर 1 देश के साधनों का शोषण। सार्वजनिक ऋण लेते समय ऐसी कड़ी शर्तें लगा दी जाती हैं कि जिन उद्योगों के लिए ऋण का उपयोग किया जाएगा उन पर ऋणदाता राष्ट्र का आंशिक स्वामित्व रहेगा। इसके एक ओर देश के साधनों का ऋणदाता राष्ट्र के हित में शोषण होने लगता है और दूसरी ओर देश का बहुत सा धन ब्याज के रूप में विदेशों को चला जाता है। फलतः देश में पूंजी निर्माण नहीं हो पाता है। नंबर 2 अपव्यय की प्रवृत्ति। सार्वजनिक ऋणों द्वारा धन की आवश्यकता की पूर्ति कर लेने से सरकारी व्यय में अपव्यय की प्रवृत्ति को बल मिलता है। नंबर 3 आता है स्वतंत्रता के खोने का भय। विदेशी ऋण के कारण राजनीतिक क्षेत्र में ऋणी देश प्रायः अपनी स्वतंत्रता खो बैठता है, क्योंकि ऋणदाता देश अपने नागरिकों की पूंजी की रक्षा करने के लिए ऋणी देश की नीति में हस्तक्षेप करने लगता है। इन कारणों से राजनीतिक मतभेद तथा युद्ध संकट भी उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 4 आर्थिक कमजोरियों को छुपाने में सफलता। जब सरकार को आसानी से रुपये मिल जाता है तब यह भय उत्पन्न हो जाता है कि कहीं सरकार इतना अधिक ऋण न ले कि वह जनता की गर्दान क्षमता की सीमा का भी उल्लंघन कर जाए। इस सीमा को पार कर लेने पर राजकीय अर्थव्यवस्था इतनी दोषपूर्ण हो जाती है कि फिर इसका कोई उपचार नहीं रह जाता तथा सरकार के दिवालिया हो जाने का भय उत्पन्न हो जाता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि सरकार को ऋण जहाँ तक संभव हो उत्पादक कार्यों के लिए ही लेने चाहिए। ऋण व्यवस्था का संचालन सावधानीपूर्वक करना चाहिए। अनुत्पादक कार्यों के लिए ऋण नहीं लेने चाहिए। साथ ही भावी परिणामों को ध्यान में रखकर ऋण का उपयोग करना चाहिए, तभी देश को अधिक लाभ प्राप्त हो सकेगा। अब आता है बर्डन ऑफ पब्लिक डेब्ट, यानी कि सार्वजनिक ऋणों का भार। इसमें सुनिए, सार्वजनिक ऋण के भार से अभिप्राय उस त्याग से है जो अर्थव्यवस्था को उस समय करना पड़ता है जब ऋण तथा उस पर लगाए गए ब्याज को चुकाने के लिए करों में वृद्धि करनी पड़ती है। सार्वजनिक ऋणों का भार 2 प्रकार का हो सकता है। नंबर 1 है मॉनेटरी बर्डन, यानी कि मौद्रिक भार। यह भार ऋणों को चुकाने के लिए करों के रूप में जो राष्ट्रीय आय जनता से सरकार को हस्तांतरित होती है उसके मौद्रिक भार के रूप में पड़ता है। नंबर 2 रियल बर्डन, वास्तविक भार। यह भार आर्थिक कल्याण में होने वाले त्याग के रूप में पड़ता है। सार्वजनिक ऋणों का भुगतान करने के लिए जो कर एकत्रित किए जाते हैं उनका जनता की काम करने की क्षमता तथा बचत करने की क्षमता और इच्छा पर बुरा प्रभाव पड़ता है। इस भार से ऋणों का वास्तविक भार कहा जाता है। सार्वजनिक ऋणों के भार का अध्ययन 2 भागों में किया जाएगा।
सार्वजनिक ऋणों के भार का अध्ययन हम निम्नलिखित दो शीर्षकों के अंतर्गत कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है बर्डन ऑफ इंटरनल डेब्ट्स, यानी कि आंतरिक ऋणों का भार। आंतरिक ऋण वह होता है जो राज्य अपने देश के लोगों व वहाँ की संस्थाओं से लेता है। इस प्रकार के ऋण के भार से संबंधित बातें निम्न प्रकार हैं। नंबर फर्स्ट डायरेक्ट मनी बर्डन, प्रत्यक्ष मौद्रिक भार। आंतरिक ऋणों में केवल धन का पुनर्वितरण होता है, इसलिए ऐसे ऋण का कोई प्रत्यक्ष द्रव्यिक भार नहीं होता, क्योंकि सरकार जनता से ऋण लेती है और उन्हीं पर कर लगाकर उन्हीं को वापस कर देती है। नंबर सेकंड इनडायरेक्ट मनी बर्डन, परोक्ष मौद्रिक भार। यह जब सरकार जनता से ऋण लेकर विकासात्मक कार्यों पर व्यय करती है तो इससे अनेक वस्तुओं की मांग में वृद्धि हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं। यही आंतरिक ऋण का परोक्ष मौद्रिक भार है। नंबर थर्ड डायरेक्ट रियल बर्डन, प्रत्यक्ष वास्तविक भार। यह भार इस पर निर्भर रहता है कि समाज के किस वर्ग ने ऋण दिया है, अर्थात सरकारी बॉन्ड किस प्रकार के लोगों के पास है। यदि ऋण पत्रों को निर्धन व्यक्तियों ने खरीदा है और इनके भुगतान के लिए सरकार ने धनी वर्ग पर कर लगाया है तो ऋण का वास्तविक भार कम होगा, परंतु व्यावहारिक जीवन में धनी वर्ग ही सरकार के ऋण पत्र खरीदते हैं और निर्धन वर्ग को कर देकर उनका भुगतान करना पड़ता है। इसलिए अधिकांश आंतरिक ऋणों का वास्तविक भार बहुत अधिक हुआ करता है। इसके अतिरिक्त आंतरिक ऋणों का प्रत्यक्ष वास्तविक भार एक दूसरे दृष्टिकोण से भी बहुत अधिक पड़ता है। अधिकांश ऋण पत्र वृद्ध व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं, जबकि इसका भुगतान नवयुवकों को अपनी वर्तमान आय में से करना पड़ता है। इस प्रकार धन का हस्तांतरण तरुण वर्ग से वृद्ध वर्ग की ओर और क्रियाशील व्यक्तियों से निष्क्रिय लोगों की तरफ होने लगता है। नंबर फोर्थ आता है इनडायरेक्ट रियल बर्डन, अप्रत्यक्ष वास्तविक भार। आंतरिक ऋणों का प्रत्यक्ष भार भी देश के नागरिकों पर पड़ता है, क्योंकि ऋण का शोधन करने के लिए कर लगाना पड़ता है। इस कारण करदाताओं को कार्य और बचत करने की इच्छा व शक्ति हतोत्साहित होती है और उत्पादन गिरता है। रैशफोर्ड के मतानुसार आंतरिक ऋण का सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव कर का भावी आय पर निर्भर होना है। भारी करारोपण के कारण जो ऋण का शोधन करने के लिए आवश्यक होता है, विनियोग रुक जाता है। संक्षेप में, यद्यपि आंतरिक ऋणों का प्रत्यक्ष द्रव्यिक भार कुछ नहीं होता है, परंतु प्रत्यक्ष और परोक्ष वास्तविक भार बहुत अधिक होता है। नंबर सेकंड आता है बर्डन ऑफ एक्सटर्नल डेब्ट, यानी कि विदेशी ऋणों का भार। जब एक देश अपनी बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विदेशों से ऋण लेता है तो उसे विदेशी ऋणों का भार भी उठाना पड़ता है। विदेशी ऋणों के भार का अध्ययन निम्नलिखित भागों में किया जा सकता है। नंबर फर्स्ट डायरेक्ट मनी बर्डन, प्रत्यक्ष द्रव्यिक भार। यह भार उस राशि से नापा जाता है जो ऋणी देश को ब्याज के मूलधन के रूप में ऋणदाता देश को देनी होती है। डाल्टन के अनुसार बाह्य ऋण का प्रत्यक्ष बोझ सरल होता है। किसी भी दिए हुए समय में प्रत्यक्ष द्रव्यिक बोझ चुकाई गई धनराशि से नापा जाता है, जो ब्याज तथा मूलधन चुकाने के लिए भारी ऋणदाता को दी जाती है। नंबर सेकंड डायरेक्ट रियल बर्डन, प्रत्यक्ष वास्तविक भार। प्रत्यक्ष वास्तविक भार का अनुमान उस हानि से लगाया जाता है जो ऋणी देश के नागरिकों को विदेशी भुगतान के बदले में देश की वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात हो जाने से उठानी पड़ती है। अतः प्रत्यक्ष वास्तविक भार का आश्रय आर्थिक कल्याण की कमी की मात्रा से है। वास्तविक भार की मात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि किस वर्ग को आर्थिक कल्याण से किस सीमा तक वंचित रहना पड़ता है। यह प्रत्यक्ष वास्तविक भार उस स्थिति में कम होगा जबकि अधिकांश विदेशी ऋणों का भुगतान निर्धनों की तुलना में धनी वर्ग अधिक करते हैं। नंबर थर्ड आता है इनडायरेक्ट मनी एंड रियल बर्डन, परोक्ष द्रव्यिक तथा वास्तविक भार। ऐसे ऋणों का परोक्ष तथा वास्तविक भार उत्पादन की कमी के द्वारा पड़ता है। बाह्य ऋण से उत्पादन दो प्रकार से हतोत्साहित होते हैं। एक तो बाह्य ऋणों का शोधन करने के लिए भारी करारों पर करना पड़ता है, जिससे ऋणी देश के नागरिकों के कार्य तथा बचत करने से सामर्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। दूसरा, सरकार को ऋणों के भुगतान करने
के बहुत से सार्वजनिक व्ययों में कमी करनी पड़ती है, जिससे उत्पादन हतोत्साहित होता है, परंतु यह विचार पूर्णतः सत्य नहीं है। बाह्य ऋणों का प्रयोग यदि उत्पादक कार्यों के लिए किया जाता है तो उससे देश का औद्योगिक विकास होगा और उत्पादन में वृद्धि होगी, जिससे द्रव्यिक भार भी घटेगा, क्योंकि उद्योग के लाभ से विदेशी ऋणों का शोधन कर दिया जाएगा। इस प्रकार वास्तविक भार भी कम हो जाएगा, क्योंकि उत्पादन बढ़ने से वस्तुएं अधिक मात्रा में तथा कम दामों में उपलब्ध हो जाएंगी, जिससे नागरिकों के आर्थिक कल्याण में कमी नहीं आएगी। निष्कर्ष के रूप में यह कहा जा सकता है कि उत्पादक कार्यों में लगाए जाने वाले विदेशी ऋण भार नहीं होते हैं, अतः उनको उस समय तक हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि वे अर्थव्यवस्था की आर्थिक प्रगति को तेज करने में तथा संपूर्ण रूप से समाज के विकास में सहायक हों। सार्वजनिक ऋण भार का पर प्रतिष्ठित विचार में आर्थिक विचारों में परिवर्तनों के साथ साथ सार्वजनिक ऋण भार पर विचारों में परिवर्तन आए। 18वीं शताब्दी में सार्वजनिक ऋण को अच्छा माना जाता था, क्योंकि उस समय जनता की आर्थिक क्रियाओं पर अधिक विश्वास किया जाता था। 19वीं या 20वीं सदी में सार्वजनिक व्यय को अनुत्पादक माना जाने से सार्वजनिक ऋणों को भी बुरा माना जाने लगा। स्वतंत्र प्रतियोगिता व निजी लाभ की अधिकता ही अधिकतम कल्याण ला सकती थी। ऐसे सामाजिक राजनीतिक वातावरण में राजस्व का महत्व कम हो गया था। सरकारी न्यूनतम कार्यों के संचालन हेतु भारी आय की प्राप्ति अनुपयुक्त मानी जाती थी। डेविड ह्यूम ने सार्वजनिक ऋणों का विरोध किया था। उसका मत था कि यदि राज्य ऋण लेना प्रारंभ कर दिया तो यह क्रिया उस समय तक जारी रहेगी जब तक कि राष्ट्र दिवालिया न हो जाए। एडम स्मिथ का मत था कि एक बार राष्ट्र द्वारा ऋण लेने से राजनीतिक शक्तियाँ बढ़ जाती हैं। बाद के विचारकों जैसे माल्थस, मिल, सिजवी एवं केयरनेस द्वारा सार्वजनिक ऋण भार पर उदार दृष्टिकोण रखा गया। प्रतिष्ठित सिद्धांत में H.C. एडम्स तथा प्रोफेसर हैफ वेस्टेबल ने विचार व्यक्त किया कि सार्वजनिक ऋण भार को भावी संतान पर नहीं टाला जा सकता है। वेस्टेबल ने आंतरिक ऋण एवं कर आदि में भेद बताया, परंतु प्रतिष्ठित सार्वजनिक ऋण का भार का सिद्धांत कभी भी स्थापित न हो सका तथा इस सिद्धांत के विरोध करने वाले व्यक्ति भी अनेक थे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।